Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this lecture I am going to discuss with you synthetic theory of evolution. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे डार्विन की थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया गया। उससे पहले जो लैमार्किज्म आया या प्री डार्विनिज्म में भी काफ़ी सारी अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा साइंटिफिक बेस नहीं रखती थी। फिर डार्विन ने जो अपनी स्टडी के बेसिस पे जो अपने आउटकम्स बताए, अपने पॉस्टुलेट्स बताए, उनका भी बाद में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। तो उन क्रिटिसिज्म में जो एक क्रिटिसिज्म ये भी था कि डार्विन ने ये तो बता दिया कि हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कुछ होता है, कि मतलब जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है, जो फिटेस्ट स्पीशीज़ होती है वो नेचर में सर्वाइव कर पाती हैं, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में नहीं बताया कि ये जो स्पीशीज़ जो नेचर में सर्वाइव कर पा रही है वो एक्चुअल में अराइव कैसे होती है। तो इसको लेटर जब मेंडल की स्टडीज़ वगैरह हुई और मेंडल के बाद भी जो कुछ साइंटिस्ट आए जिसने मेंडल को एक्चुअल में मेंडलिज्म को प्रूव करा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो वेरिएशंस होती हैं वो जेनेटिक बेसिस होता है इनका। लेकिन अभी भी पता चल गया कि हाँ, ये जेनेटिक चेंजेस की वजह से ही होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वेरिएशंस में और भी ज़्यादा डिटेल स्टडी की ज़रूरत थी। ये क्लियर कट सोल्यूशन नहीं बताया पाया कि सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से तो चेंजेस आने नहीं चाहिए, जीन्स तो जनरेशन और जनरेशन ऐसे पास हो जाने चाहिए। तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने वेरिएशन के अलग अलग रीजंस दिए, जैसे कि वैगनर ने बताया जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ह्यूगो डी वरीज ने बताया म्यूटेशन, सिविल राइट ने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताया, और आगे कई साइंटिस्ट ने माइग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन, रिकम्बिनेशन और भी कई फैक्टर्स के बारे में आगे साइंटिस्ट ने बताया। तो इनको धीरे धीरे इन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और फिर देखते हैं कि जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो हम इस वीडियो का मेन टॉपिक लेकर चल रहे हैं, वो एक्चुअल में ये जो सारी थ्योरीज डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो वेरिएशंस के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बताए थे, उन्हीं का कम्बिनेशन सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। और ये जो डार्विन के जो थ्योरी में, डार्विनिज्म में जो एक्चुअल में जो कमियां रह गई थी, उनको कमियों को पूरा करने के लिए ही ये जो रीजंस दिए गए थे वही कहलाते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसको पोस्ट डार्विनिज्म या नियो डार्विनिज्म भी कहा जाता है। फिर देखते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ सिंथेटिक एवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी सॉरी। तो ये बताता है जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप बनाता है जिसको मेंडेलियन पॉपुलेशन कहा जा सकता है। ये जो एक पर्टिकुलर मेंडेलियन पॉपुलेशन होती है, ये एक फिक्स टेरिटरी को ऑक्यूपाई करती है। इस फिक्स टेरिटरी में इस पॉपुलेशन के बीच में रैंडम मेटिंग होती है, जिससे कि इनब्रीडिंग पॉपुलेशन बनती है। इस इनब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको जीन पूल बोला जाता है। इन जीन पूल में कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो चेंजेस आते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि इवोल्यूशन का जो बेसिस बनता है, वो जो चेंजेस हैं जीन पूल में वही उस इवोल्यूशन का बेसिस बनते हैं। और जब ये चेंजेस आ जाते हैं फिर नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन में जो जीन्स, जो चेंजेस के बाद जो जीन्स अकर हुए हैं, वो अगर नेचर के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं, अपने आप को सर्वाइव करवा पाते हैं, तो वो फिर वो तो जो है वो नेचर में अडॉप्ट करके वो अपने आप वो रह लेते हैं, और बाकी जो चीज़ें होती हैं, बाकी जो चेंजेस होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि क्या फैक्टर्स है सिंथेटिक एवोल्यूशन के। तो जो पहले जो टर्म्स हमने डिस्कस करी थी कि जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे, वो सिंथेटिक एवोल्यूशन का एक बेसिक पार्ट बना। तो सबसे पहला फैक्टर है म्यूटेशन। ये 1901 में विक्टर ह्यूगो डी वेरीज ने सजेस्ट करा था कि एक सडन चेंज पर्टिकुलर जीन में जब आता है तो उसको म्यूटेशन कहा जाता है। ये किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है, इसकी कोज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी यूवी रेडिएशंस, किसी तरह की रेडिएशन भी अगर जीन पे सडनली पड़ती है तो सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन, उसको बोला जाता है म्यूटेशन। सेकेंड, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये सिविल राइट ने दिया था 1956 में, इसीलिए इसे सिविल राइट इफेक्ट भी बोला जाता है। इसमें जो है एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर या तो जीन में स्मॉल लेवल पे कुछ चेंजेस आना, या एक ही जीन का फिक्स हो जाना, या थोड़ा वो जीन में परमानेंट जो चेंजेस आना स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। थर्ड, जीन फ्लो। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक जीन का पूल है, या फिर तो एक जीन ही किसी एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो जीन फ्लो कहलाता है। फोर्थली, जीन रिकम्बिनेशन। ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के टाइम पे सेल में, तो उसमें जो जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स में उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन या जीन रिकम्बिनेशन। मतलब दो डिफरेंट जीन्स जो हैं उनका रीअरेंजमेंट होके कुछ नई ही प्रकार की जीन बना, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। फिफ्थली, आइसोलेशन। जब कोई स्पीशीज़ जो है वो अपना एक जिस एरिया में रह रही है उस एरिया से सेपरेट होकर डिफरेंट ही जियोग्राफिकल एरिया में रहने लग जाती है, तो वो डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से उस
जो स्पीशीज़ में अपने पहले वाले स्पीशीज़ के कंपैरिजन में चेंजेस आने लग जाते हैं, इसलिए दो स्पीशीज़ जो हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ बन जाती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं, जो पहले किसी टाइम पे सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहा करती थी। तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन। फिर सोशल सिलेक्शन, मतलब ये मैरिजेस के जो हमारी अलग अलग सोसाइटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं कि हाँ किस तरह की पॉपुलेशन या किस तरह की सोसाइटी में शादी करनी है किसी की, किसी तरह की सोसाइटी में नहीं करनी। तो उस वजह से जिस तरह के जीन पोल को मैरिज के पर्पज़ के लिए सेलेक्ट किया जाता है वो फर्दर फिर उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो ये होता है सोशल सिलेक्शन, ये आर्टिफिशियल मेथड होता है। इसके अलावा सेक्शुअल सिलेक्शन, किसी टाइप का जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जेनेटिकल फीचर्स से आते हैं। तो किसी टाइप के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो पर्टिकुलरली मेल या फीमेल के द्वारा रैंडम मेटिंग के लिए जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है उसको। तो इससे क्या है, सेक्शुअल सिलेक्शन आता है। फिर माइग्रेशन, एक जो पॉपुलेशन का जो इंडिविजुअल होता है वो दूसरी पॉपुलेशन में अगर मूव कर जाता है तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। इसकी वजह से क्या है, उसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, जो जीन्स थे, उसका भी फ्लो हो गया। तो इससे क्या है, इवोल्यूशन आएगा। देन हाइब्रिडाइजेशन, जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट स्पीशीज़ भी हो सकती है वो, कि अगर उनको रैंडमली मेट करवाया जाता है, जो नई ऑफस्प्रिंग बनेगी वो डिफरेंट ही होएगी, उसका जेनेटिक कम्बिनेशन बिल्कुल दोनों ही स्पीशीज़ से अलग ही होएगा। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल है, अगर हॉर्स और डंकी की मीटिंग करवाई जाती है तो म्यूल पैदा होता है। देन नेचुरल सिलेक्शन, जो भी ये जीन पूल्स वगैरह से, मतलब जो भी नई स्पीशीज़ जो बन चुकी है या जो पुरानी स्पीशीज़ में ही थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, अगर वो नेचर में अपने आप को अडॉप्ट करने में सक्षम है तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा, और अगर वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते तो नेचर उसको फिर साइड में कर देता है, उसको एक्सटेंड कर देता है। तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। देन स्पीशिएशन, अगर ये चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं कि जो एक स्पीशीज़ होती है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, तो नई स्पीशीज़ का एमर्जेंस होता है, इसी को बोला जाता है स्पीशिएशन। फिर देखते हैं इसकी कुछ क्रिटिसिज्म। ये बेसिकली मेजरली दो ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हाँ ये इवोल्यूशन के बारे में बताता है, लेकिन जो इवोल्यूशन पास्ट में हुआ है मेजरली उसके बारे में बताता है। फ्यूचर में इवोल्यूशन की वजह से क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में ये ज़्यादा बात नहीं करता है। सेकेंडली, ये क्रोमोसोम नंबर और जेनेटिक रिकम्बिनेशन पे ज़्यादा फोकस करता है, और हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट पे कम फोकस करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता कि जेनेटिक ड्रिफ्ट और हाइब्रिडाइजेशन क्रोमोसोम नंबर और जेनेटिक रिकम्बिनेशन के मुकाबले में कम इम्पैक्ट डालते हो इसमें। सो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू।